एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुलेखा शर्मा पर। और आज का जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो हिंदी व्याकरण का है, जिसे वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य किससे मिलकर बना है, या इसके अंग, इसके प्रकार, आज हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये डेफिनेशन तो आप कभी से करते आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुलकर बताना चाहूँ तो शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह का अर्थ होता है कि जो शब्द, जैसे राम विद्यालय जाता है, इनका मीनिंग हमें समझ आ रहा है कि राम के विद्यालय जाने के बारे में बताया गया है। और व्यवस्थित समूह का अर्थ होता है कि इनको तरीके से रखा गया है। अगर इन्हीं को हम उल्टा सीधा रख दें, जैसे विद्यालय जाता राम है, तो यह प्रॉपर एक वाक्य नहीं होता। वाक्य तभी बनता है जब उनका सही तरीके से और क्रमबद्ध जो है उनको लिखा जाए। वाक्य बनते कैसे हैं? व्याकरण की सबसे छोटी इकाई आपको पता है कि वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक मेल से या वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, और जब ये शब्द मिलकर एक नया रूप लेते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। तो वाक्य सार्थक व व्यवस्थित समूह का एक ग्रुप होता है, जिसे हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य कहते हैं। राम विद्यालय जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है बताया है। और आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने जाते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब आप पूछोगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है? उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। आप इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में भी करते आए हैं। सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ भी कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे इस वाक्य के अंदर राम के बारे में बताया गया है कि राम विद्यालय जाता है। राम हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। विधेय, बाकी जो भी सेंटेंस के अंदर उद्देश्य को छोड़कर, उद्देश्य के अलावा जो बात रह जाती है वह विधेय कहलाता है। या सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाक्य में जिसके विषय में भी कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जो बात कही जाए वो विधेय कहलाती है। अब इनके प्रकार। वाक्य के दो प्रकार माने जाते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले जो है हम अर्थ के आधार पर इनके भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर मुख्यतः 8 भेद होते हैं। अर्थ यानी कि उसका कोई भी मतलब निकलना, कि वो वाक्य कैसा है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। 8 भेदों के अंदर आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, और लास्ट वन है विस्मयादिबोधक। ये जो हैं हमारे अर्थ के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आता है विधानवाचक। विधान का अर्थ होता है, इसे हम सकारात्मक भी कहते हैं। यह वाक्यों में किसी क्रिया के होने का, नॉर्मली सिंपल कोई सूचना दी जाती है, सिर्फ उसके बारे में बताता है। ये सिंपल वाक्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये सिंपल है और कभी से होता है ऐसे ही, और वाक्य में सिर्फ सूचना दी गई है, सामान्य सूचना दी गई है। यह सकारात्मक जो सूचना हमें देता है। निषेधवाचक नंबर 2 पर क्या आता है? निषेधवाचक, जिसे नकारात्मक भी कहा जाता है। निषेध यानी मना, जैसे कि इसके नाम से ही विदित है कि
इसमें नहीं, न या मत आदि के भाव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, यह खाना मत खाओ, तुम कभी भी झूठ मत बोलो, इत्यादि जो है इसके उदाहरण हैं। नंबर 3 पर प्रश्नवाचक। प्रश्न यानी जहां पर आपसे कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि। और इसकी दूसरी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम कहाँ जा रहे हो, यह कैसे हुआ, तुमने क्यों किया। फोर्थ पर है संदेहवाचक। संदेह अर्थात किसी भी वाक्य के अंदर जब काम के होने में कोई शक या संदेह का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो सकती है, हो सकता है कि आज तूफान आए, या मैं कहना चाहूंगी शायद आज विद्यालय बंद हो। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश या अनुमति ये इत्यादि के भाव होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहीं बैठो, ये आपका आज्ञा दी गई है। तुम जा सकते हो, ये अनुमति नहीं, तुम अंदर आ सकते हो, ये अनुमति है। और कृपा आप मेरा यह काम कर दीजिए, ये आपकी प्रार्थना हो गई। तो एक ही वाक्य के अंदर जो है आपके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। 6 नंबर पर आता है इच्छावाचक। इच्छा में कोई भी इच्छा जाहिर की जाए, कोई कामना की जाए, या आशीर्वाद की बात आती है, या फिर हम कह सकते हैं कोई शुभ कामना का बोध हो, तो वो वाक्य इच्छावाचक में आता है। इच्छावाचक का एग्जाम्पल जैसे परमात्मा आपको शांति दे, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, आज वर्षा होनी चाहिए, ये कामना है, ये आपका इच्छावाचक में आता है। 7वें नंबर पर है संकेत वाचक। संकेत में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात पर आश्रित होता है और उसमें हमें संकेत का भाव मिलता है। जैसे तुम पढ़ लेते तो प्रथम आते, तुम यह कर लेते तो सफल हो जाते। इसमें एक जो वाक्य दिया हुआ है वो दूसरे पर आश्रित है और यहाँ पर संकेत भी दिया गया है। अगर परिश्रम करते तो फसल अच्छी होती। 8वें नंबर पर हमारा आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में हम बताना चाहेंगे आपको कि इसमें शोक, हर्ष, घृणा इत्यादि भाव होते हैं। या कह सकते हैं कि कोई सुख की बात हो, कोई दुख की बात हो, किसी बात को लेकर आश्चर्य, हैरानी हुई है, वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। जैसे वाह, यह कितना अच्छा है। भय की बात कहेंगे हम, हाय बहुत अंधेरा हो गया। और किसी चीज को घृणा की भावना से हम कहते हैं तो छी, यह कितनी गंदी है। ये आपके विस्मयादि बोधक में आते हैं। अब बात आती है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सरल और जटिल। सरल यानी बिल्कुल सिंपल, जिसमें एक ही सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है और एक ही विधेय यानी प्रेडिकेट होता है। जटिल, जटिल यानी थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको समझने के लिए यहाँ पर दो कैटेगरी बताई गई हैं कि संयुक्त और मिश्र। संयुक्त और मिश्र। तो सबसे पहले मैं सरल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सरल वाक्य में मैंने अभी बताया आपको कि
एक ही सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा और एक ही विधेय होता है, वहां पर क्रिया का सिंपल होना पाया जाता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सैनिक देश के लिए जान दे देते हैं, वह स्कूल जाता है, वह कार्य करता है, वह गया, ये सभी सिंपल सरल वाक्य हैं। दूसरा जटिल में संयुक्त और मिश्र में आपको बताना चाहूंगी कि जटिल वाक्य वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। और संयुक्त का एग्जाम्पल जैसे मोहन आया और सोहन गया। अब ये कैसे पहचानेंगे हम? सबसे पहले तो संयुक्त वाक्य जो होगा उसमें बीच में और इस तरह के वाक्य दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि, इसीलिए, और। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि मोहन आया और सोहन गया। यह वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्य तो होते हैं, लेकिन दोनों की ही प्रधानता होती है, दोनों ही मुख्य माने जाते हैं। जितनी एक उपवाक्य की वैल्यू है उतनी ही दूसरे उपवाक्य की वैल्यू है। तो और इनको ज्वाइंट करने के लिए हम इसीलिए, क्योंकि या और तथा एवं या इत्यादि जो है शब्दों से जोड़ते हैं। इसके बाद मिश्र की पहचान ये होगी कि वाक्य या उपवाक्य तो इसके अंदर दो ही होंगे, लेकिन एक जो होगा वो मुख्य होगा और दूसरा उस पर डिपेंड होगा। एक बार आपको फिर बता दूं, संयुक्त में दोनों की इक्वल वैल्यू होगी। जैसे मोहन आया सोहन गया, जितनी वैल्यू मोहन की है उतनी ही सोहन की है, अर्थात दोनों उपवाक्य इक्वल हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जबकि मिश्र वाक्य के अंदर दोनों में से एक प्रधान होगा और दूसरा उस पर डिपेंड यानी आश्रित होगा। एग्जाम्पल, राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। जितना राम ने कहा है उसकी वैल्यू और वह दिल्ली जाएगा उसकी वैल्यू अलग है। वो एक दूसरे पर डिपेंड तो हैं, लेकिन एक वाक्य में जो है एक उपवाक्य की वैल्यू दूसरे से ज्यादा है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? और इन वाक्यों के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि या तो कोमा होता है या फिर हम कह सकते हैं कि के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। और आज मैंने आपको वाक्य की जो वीडियो बताई है, करवाई है, उसमें मैंने आपको रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों के बारे में बताया। और मैं आपसे इतना ही चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को जो है लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब भी करें।